कैपेसिटर मार्केट नेम इसका कंडेंसर है। कंडेंसर नाम सुना है सबने? कंडेंसर जनरली आप देखोगे फैन में एक सिलिंड्रिकल शेप का डिवाइस आप लगाते हैं, जब स्पीड लोग बोलता है कि हाँ एनर्जी कम हो गई है, घट गई है, बढ़ गई है। कंडेंसर नाम सबने सुना है, मार्केट नेम कंडेंसर है और हम लोग उसको कैपेसिटर के नाम से पढ़ेंगे। ठीक है, अब कैपेसिटर है क्या, पहले थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू जान लेते हैं, फिर इसके बाकी सारी चीजों के डिफिनीशन और क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है उस पर आएंगे हम। कैपेसिटर ऐसे समझिए मोटे लैंग्वेज में एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो। तो और जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, कोई भी चीज जो बिखरी हुई हो उसको आप सडनली यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पानी है आपके पास, किसी के पास 200 लीटर पानी है, 200 1000 लीटर, ठीक है, 1000 लीटर पानी है, लेकिन वो पानी को पूरे फैला के रखता है फर्श पे, पूरे फर्श पे उसने पानी को फैला के रखा है। दूसरा आदमी है इस 1000 लीटर वाटर को वो कंटेनर में करके रख रहा है, कंटेनर में या बड़े बड़े बाल्टी के फॉर्म में वो करके रख रहा है इस तरीके से। और दूसरे आदमी ने क्या किया है, उसके पास बड़ा सा घर है, उस घर में इस 1000 लीटर पानी को फैला के रखा हुआ है। दोनों के पास, अच्छा दोनों के पास पानी है, लेकिन अगर आप चाहोगे इंस्टेंटली आपको कौन पानी प्रोवाइड कर सकता है? जिसने इसको क्या किया है, पैकेट के फॉर्म में रखा है, कंटेनर में रखा है। समझ में आ रहा है क्या? वही पानी जो एक जगह पर कंसाइज में कंटेनर में है, वो वहां पर आप जब आपकी जरूरत है, जिस समय आसानी से आपको, अगर 100 लीटर के कंटेनर में रखे हुए हैं, आपको 500 लीटर चाहिए तो 5 कंटेनर से तुरंत आपको एनर्जी वाटर मिल सकता है। तो एनर्जी अगर फैली हुई है, ये आपको देखोगे डेरिवेशन में भी हेल्प मिलेगा यहाँ पर। तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है और हमें ये जहां भी इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट करती है, हमारी कंडीशन को फुलफिल कर सकता है। जैसे कुछ लोग के यहाँ अभी भी मे बी अगर पहले वाला जनरेटर आप लोग देखे होंगे तो लोग अब आजकल तो स्विच वाले भी आ गए हैं, हैंडल वाला आप लोग देखे होंगे, वाटर वाला पंप रहता है या फिर जनरेटर हाथ से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो स्टार्ट होता है। उसको स्टार्ट करने के लिए एक सडन एनर्जी चाहिए, उतनी एनर्जी हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकली उसको प्रोवाइड करते हैं। हम लोग ऐसे उसको घुमा रहे हैं तो उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी। और उस एनर्जी का लेवल, और फिर देखिए धीरे धीरे हम लोग उसकी स्पीड बढ़ाते हैं, यानी कि एक एनर्जी लेवल, सर्टेन एनर्जी लेवल तक हम लोग उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फिर जाके वो जनरेटर हमारा स्टार्ट होता है। और आजकल आप क्या देखते हो, ऐसे बटन दाबते हो स्टार्ट हो जाता है। प्रोसीजर तो उसका वही है, उसको उतनी एनर्जी चाहिए। उस बटन को दबाने से एक्चुअल में अब सिस्टम जो आ गया उसमें अंदर में एक तरह से एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस लगा हुआ है कैपेसिटर। जितनी उसको एनर्जी चाहिए वो एनर्जी क्या करता है, आपके बटन स्विच करते ही इंस्टेंटली उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देता है और आपका जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, कैमरा सब लोग यूज कर रहे हैं, मोबाइल कैमरा आप देखते हो, मोबाइल कैमरे की जो बैटरी देखोगे ना, ऐसे लगेगा बहुत छोटी छोटी बैटरी है, लेकिन जब आप फ्लैश ऑन करते हो उस समय जो वो लाइट देता है वो काफी ज्यादा लाइट प्रोवाइड करता है। और आप जनरली देखोगे बल्ब जिसका पावर ज्यादा होगा वो उतना एनर्जी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, उतनी लाइट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो एक्चुअल में वो कैपेसिटर्स हैं जो एनर्जी को क्या कर रहे हैं, स्टोर्ड किए हैं, और जिस समय जरूरत पड़ती है एक ही बार में वो सारी एनर्जी क्या कर देते हैं, यूज कर दे रहे हैं, ताकि हमें उससे जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। कैपेसिटर का मोटे तौर पे मीनिंग सबको समझ में आ रहा है? तो कैपेसिटर हम लोग देखेंगे एक बहुत कंसाई छोटा सा डिवाइस होगा जो ढेर सारी एनर्जी को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कैसे एक छोटा सा डिवाइस इतनी सारी एनर्जी को स्टोर कर सकता है। अच्छा, वही एनर्जी जब फैली हुई होगी तो उसकी उस एनर्जी का हम लोग यूज उतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो कैपेसिटर टॉपिक चैप्टर पढ़ना, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसी कंडक्टर के चार्ज की कैपेसिटी। क्योंकि जब भी चार्ज आएगा, चार्ज से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी
होगी हमारे पास। तो सबसे पहले टॉपिक जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर या कैपेसिटी टू होल्ड अ कंडक्टर, कोई कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, मान लीजिए चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर, चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर। हम लोग इस एग्जांपल से कुछ चीजें देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, किसी कंडक्टर को हम लोग जितना मन करे उतना चार्ज दे सकते हैं क्या? मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम लोग चार्ज दें, कितना चार्ज दे सकते हैं? जितना मन करे उतना, कि उसकी कुछ लिमिट हो सकती है? उसकी लिमिट हो सकती है। हाँ, और वो लिमिट किन किन चीजों पे, तो वो हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि चार्ज की लिमिटेशन। जैसे कंडक्टर को चार्ज देंगे तो इसके पास एनर्जी आएगी, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। अगर इस कंडक्टर को आप चार्ज प्रोवाइड करोगे तो इस पे चार्ज आएगा, तो चार्ज आएगा तो यहाँ पर क्या होगी, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमेशा एनर्जी एसोसिएटेड होती है। जैसे हम लोग अपनी बात करें, हम लोग को खाना खाने से एनर्जी मिलती है, तो हम लोग जितना मन करे उतनी एनर्जी ले सकते हैं क्या? हम लोग जितना मन करे उतनी एनर्जी नहीं ले सकते हैं। भले वो एनर्जी, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने वाला ही एलिमेंट क्यों ना हो, ज्यादा खाना खाओगे तो मालूम चलेगा ओवरफ्लो स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो हम लोग किसी भी बॉडी पे, अच्छा कोई आदमी कितना ज्यादा खाना खा सकता है, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, किन किन चीजों पे वो डिपेंड करता है। उसका किस तरह से शुरू से हेल्थ कैसी रही है, उसके खाना कितनी जल्दी वो पचा पाता है, ये सारे फैक्टर्स हैं। और उसके बावजूद भी उनकी एक सर्टेन लिमिटेशंस होगी, उसका साइज भी है, उससे ज्यादा आप खा भी नहीं पाओगे, इधर सारी चीजें, उससे ज्यादा करने पे ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक उसी तरह हम लोग देखेंगे, किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उनको याद भी रखना है, एग्जाम में भी आता है, बोर्ड में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी कंडक्टर के मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटी को लिमिट करते हैं क्या? तो मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने चार्ज प्रोवाइड किया, हमने कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड किया, तो चार्ज इस पे फैल जाएंगे। ज्यादा चार्ज कहां पर आएगा? चार्ज की डेंसिटी ज्यादा कहां पर होगी? जहां पर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। समझ में आ रहा है क्या? इस कंडक्टर को हमने चार्ज दिया, इस कंडक्टर को चार्ज दिया हमने, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? चार्ज की डेंसिटी सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी कि जहां पर लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पर ज्यादा चार्ज आ जाएंगे, जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका ज्यादा रहेगा वहां पर चार्ज की डेंसिटी कम होगी। समझ में आ रहा है ये सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा, अब हम लोग देखने वाले हैं इस पे और चार्ज बढ़ाते चले जाएं तो एक किस लिमिट के बाद इस पे चार्ज जाना बंद हो जाएगा, उसकी बात करते हैं। अच्छा, यहां पर रख दिया तो अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जनरेट हो गई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर सब जगह हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहां पर ज्यादा रहेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाने वाली है। अब देखिए क्या होगा, ये जिस मीडियम में कंडक्टर रखा गया है, ये कंडक्टर यहां पर रखा गया, इसके अगल बगल वाले मीडियम की बात करें, क्या इस रीजन में अब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है? इस कंडक्टर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है, और जहां पर इस कंडक्टर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ये जो सराउंडिंग मीडियम है, ये एयर हो सकता है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है, उस मीडियम के जो डाइपोल होंगे वो कैसे रीअरेंज हो जाएंगे? जो मीडियम के मॉलिक्यूल होंगे डाइपोल, तो देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर, तो पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो ये पॉजिटिव निगेटिव क्या इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, मीडियम के डाइपोल इसके अगल बगल। समझ में आ रहा है सबको? यहां पर बात करोगे तो इधर मीडियम के डाइपोल, ये माइनस प्लस इस तरीके से चारों तरफ। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर तरफ होगी, यहां पर यहां पर यहां पर हर जगह पर। अब अगर हम लोग चार्ज का अमाउंट बढ़ाएंगे, मतलब इस कंडक्टर पे चार्ज ला के रखते चले जाएं, तो चार्ज का अमाउंट क्या होगा इस पे, कंडक्टर पे इंक्रीज होगा। अगर इंक्रीज होगा तो क्या
इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। जैसे अगर मान लो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश है, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा बढ़ेगी? बढ़ेगी तो सब जगह, चार्ज देंगे तो हर जगह चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगा कहां पर ज्यादा? जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहां पर चार्ज ज्यादा जाएगा, वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बढ़ेगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से बगल वाले मीडियम को देखिए क्या होगा, अगल बगल का जो मीडियम है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो ये मीडियम का जो ये डाइपोल है, जो मॉलिक्यूल है प्लस माइनस चार्ज, इस प्लस वाले पे फोर्स किधर लगाएगा? इस तरफ। निगेटिव वाले पे फोर्स इस तरफ। क्या समझ में आ रहा है? ये मीडियम के डाइपोल पे फोर्स, इस कंडक्टर के बगल में जो मीडियम के डाइपोल होंगे उन पे फोर्स ऐसे लगेगा इस फील्ड की वजह से, प्लस वाले पे फोर्स इधर, माइनस वाले पे फोर्स इधर। कोई दिक्कत किसी को? जिससे जैसे फील्ड बढ़ेगा ये फोर्स बढ़ेगा। क्या ये डाइपोल और पतला होता चला जाएगा? मैं बगल में डायग्राम बना, पहले सिचुएशन इनकी ऐसी थी, फोर्स इस पे इधर इधर और लगा और ये पतला हो जाएगा, ये माइनस प्लस। क्या धीरे धीरे आप चार्ज बढ़ाते जाओगे हर जगह फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। ये जो मीडियम के डाइपोल है, क्या ये नेक का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगे? नेक के फॉर्मेशन का मतलब इनका शेप ऐसे होता चला जाएगा, और एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद ये टूट जाएंगे और लास्ट में ये टूट जाएंगे। समझ में आ रहा? ये प्रोसीजर Yes, में किसी को डाउट? अच्छा, ये टूटने के चांस सबसे इस कंडक्टर के चारों तरफ किस रीजन में, किस तरफ मीडियम जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता है? ये जो तरीका है ना इसको बोलते हैं मीडियम का ब्रेक डाउन हो जाना, मीडियम के डाइपोल का टूट जाना। कहां पर होगा वो? जहां पर इस कंडक्टर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, सबसे पहले ज्यादा वहीं पे होगी, वहीं पे ये चीज जल्दी होने वाली है। अब देखिए, अब जो अगल बगल का मीडियम जो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम था, नॉन कंडक्टिव मीडियम था, क्या अब मीडियम में चार्ज फ्री हो गए? मतलब चार्ज आ गए हैं। पहले ये डाइपोल था, मीडियम के ये मॉलिक्यूल थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से क्या ये टूट जाएगा एक सर्टेन अमाउंट के बाद? तो अब यहाँ पर ये प्लस अलग माइनस अलग, तो क्या अब जो अगल बगल का मीडियम है वो कंडक्टिंग हो जाएगा? अगल बगल का मीडियम कंडक्टिंग, तो जो भी चार्ज दोगे आप यहां से ना, तो आप यहां से देखिए मीडियम कंडक्टिंग हो गया ना, तो चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा। अब मीडियम कंडक्टिंग हो गया तो जो भी चार्ज यहाँ आएगा वहां से क्या होने लगेगा? लीक होने लगेगा। समझ में आ रहा है ये? तो आप क्लियरली देख सकते हैं, हम लोग किसी भी कंडक्टर को अपने मन से जितना मन करे उतना चार्ज नहीं दे सकते हैं। एक सर्टेन अमाउंट पे, सर्टेन अमाउंट के बाद अगर चार्ज हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो कंडक्टर के सरफेसेस से जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां से चार्ज क्या होने लगेंगे? लीक होना स्टार्ट कर देगा। और इस पे जितना चार्ज मैक्सिमम चार्ज था उस समय, जो चार्ज था इसके ऊपर, वही इसका मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा, उससे ज्यादा चार्ज ये होल्ड नहीं कर सकता है। ये पॉइंट सबको समझ में आया? यहां तक किसी को कोई डाउट? no, sir. अनन्या, समझ में आ रहा है ये? मोहित? Yes, sir. चलिए, अच्छा, तो किसी बॉडी की जो चार्ज हैंडलिंग कैपेसिटी है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? बॉडी का शेप कैसे है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये अगर समझ में आ रहा है तो, जैसे एक बॉडी का शेप ऐसे है और इसी तरीके का एक बॉडी बिल्कुल सब जगह ऐसे ही थी लेकिन एक जगह उसका शेप ऐसे हो गया है, इसमें किस बॉडी की चार्ज हैंडलिंग कैपेसिटी कम होने वाली है? दोनों को चार्ज क्यू देंगे तो यहां पर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहां पर क्या होगा? सबसे ज्यादा चार्ज यहीं पे आ जाएगा, बाकी जगह भी होंगे। तो क्या इस पे इसकी चार्ज हैंडलिंग कैपेसिटी कम है? इसको चार्ज दोगे तो क्या करेगा? अगल बगल के यहाँ के मीडियम को, क्योंकि यहाँ इन सारे एरिया के कंपैरिजन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? काफी ज्यादा है। बगल के जो मीडियम के डाइपोल है उनको जल्दी ही क्या कर देगा? ये तोड़ देगा, यानी कि मीडियम को कंडक्टिंग बना देगा। तो इसकी चार्ज हैंडलिंग कैपेसिटी कम होगी, मतलब चार्ज अपने ऊपर कितना ये रख सकता है वो कम होगा, और इसका इससे थोड़ा ज्यादा होगा। क्या समझ में आ रहा? अभी कैसे होगा वो मैथमेटिकली भी देखेंगे हम लोग। ये समझ में आ रहा है पॉइंट सबको?
तो कोई बॉडी कितना चार्ज स्टोर्ड करेगी ये बॉडी के शेप पे डिपेंड करेगा क्या? कोई कंडक्टर, एक्चुअली कि हम लोग कंडक्टर पढ़ रहे हैं, किसी कंडक्टर की चार्ज हैंडलिंग कैपेसिटी, ये कंडक्टर का ही सब कुछ था ना, ये क्या था? कंडक्टर था। तो किसी कंडक्टर के ऊपर कितना चार्ज दिया जा सकता है वो कंडक्टर के शेप पे डिपेंड करेगा, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं, क्या मीडियम पे भी डिपेंड करेगा? इधर देखिए, अगर अगल बगल का मीडियम जो सराउंडिंग मीडियम है, ये मीडियम अगर इसके डाइपोल काफी स्ट्रांग है, इसके डाइपोल काफी स्ट्रांग है, मतलब अगल बगल का जो मीडियम है ना, जो इनके मॉलिक्यूल है, इनके बीच में बॉन्डिंग काफी, जो बॉन्ड बना है वो स्ट्रांग है, तो क्या इनको तोड़ना मुश्किल होगा? तो इस बार यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तब जाके मीडियम के डाइपोल क्या होंगे? ब्रेक होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने पे मीडियम के डाइपोल ब्रेक होंगे हमारे पास, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने के लिए इस पे चार्ज ज्यादा भेजना पड़ेगा। यानी कि किसी कंडक्टर की चार्ज हैंडलिंग कैपेसिटी वो कंडक्टर किस मीडियम में रखा गया है इस पे भी डिपेंड करेगा। समझ में आया ये पॉइंट? तो चार्ज हैंडलिंग कैपेसिटी या फिर चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? दो मेजर फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर या फिर चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ कंडक्टर एंड स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ सराउंडिंग मीडियम या ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ सराउंडिंग मीडियम। तो चार्ज हैंडलिंग कैपेसिटी, चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा? शेप ऑफ कंडक्टर, शेप ऑफ कंडक्टर, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? चार्जिंग तो मैंने ये हेडिंग लिख दिया, ओवरऑल लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? चार्ज हैंडलिंग कैपेसिटी, इस पे डिपेंड करेगा। और ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ, ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ बोलने का मतलब हो गया किस इलेक्ट्रिक फील्ड पे मीडियम का जो डाइपोल है वो ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम। ये दो चीजों पे किसी भी कंडक्टर की चार्ज हैंडलिंग कैपेसिटी डिपेंड करेगी। किसी को इसमें कोई डाउट? चलिए, तो इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट हम लोग कैसे किसी कंडक्टर का कैपेसिटर, अब कैपेसिटर वर्ड है क्या उस पे आते हैं हम लोग। कैपेसिटर ऑफ ए कंडक्टर क्या है उसका मतलब और मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे? वहां से पावर बटन ऑन कर दी। हाँ, चार्ज में नहीं लगा। अब इधर देखो, हमने बोला था आपको पोटेंशियल पढ़ के आने के लिए। कैपेसिटर या कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, अब इसका मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। ये कोई कंडक्टर है, किसी भी शेप का हो सकता है, ये कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर को अगर हम लोग चार्ज देंगे तो क्या इसका पोटेंशियल बढ़ेगा? इसको आपने चार्ज दिया तो इसका इसके इसके सरफेस का पोटेंशियल होगा क्या? ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। अच्छा, शेप कुछ भी है, अभी स्फेरिकल मैंने बनाया नहीं है, स्फेरिकल से थोड़ा अलग है। क्या इसके सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल बराबर होगा? ये कंडक्टर है, किसी भी शेप का नहीं मैंने होगा, बना दिया, क्या नहीं होगा। पढ़ाया पोटेंशियल गया हर है? जगह। कुछ पोटेंशियल हर जगह बराबर होता है कंडक्टर के ऊपर, पढ़ाया गया है। कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। तो कितनी बार पढ़ाया गया है कंडक्टर में? कंडक्टर के अंदर में कंडक्टर को चार्ज देंगे तो अंदर में फील्ड की वैल्यू कितनी? 0। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, अगर सरफेस पे हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर हो जाएगी उसके बगल वाले मीडियम में। जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, लेकिन उसका पूरा सरफेस क्या होगा? इक्वी पोटेंशियल होगा। पढ़ाया गया है सबको?
हाँ, तो हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। इधर देखिए, अच्छा Q की वैल्यू बढ़ाएंगे तो V की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। किसी कंडक्टर पे चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब इसमें ना एक कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। कैपेसिटेंस होता है, वैसे बोलने के लिए कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, कैपेसिटेंस बोलते हैं उसको। मीनिंग क्या है उसका, इधर देखिए, मान लीजिए दो लोग हैं, ए एंड बी। इससे एग्जांपल से समझते हैं तो आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग पता चलेगा कैपेसिटेंस का। ए एंड बी, मान लीजिए इसका खाने का जो लिमिट है वो है 4 रोटी और इसका 8 रोटी। इसका ये पूरा, ये 4 रोटी खाता है और ये 8 रोटी खाता है। तो ये जब 8 रोटी खाएगा ना तब मैक्सिमम वोल्टेज पे आएगा। समझ में आ रहा है क्या, ये 8 रोटी ये पूरा खाना खा लेगा तब ये क्या होगा, तब ये मैक्सिमम, जैसे आप बोलते हो ना खाना खाने के बाद हाँ अब एनर्जी फुल हो चुकी है, फुल चार्ज हो गया। तो ये बॉडी ए जो है ये 8 रोटी खाने के बाद फुल पोटेंशियल पे आएगा, अपने फुल्ली चार्ज होगा, और ये 4 रोटी खाने के बाद। अब अगर मैं बोलूं कि दोनों को दो दो रोटी अगर दिया जाए, दोनों को दो दो रोटी दिया जाए तो किसकी एनर्जी का लेवल ज्यादा बढ़ेगा। इधर देखो, ये अपने मैक्सिमम का आधा 2 रोटी खाने पे ही पहुंच जाएगा और ये अपने मैक्सिमम का 1/4 पहुंचेगा। तो किसको एनर्जी देने पे, किसको, यहां पर समझिए चार्ज का रिलेशन वहां हो जाएगा किससे, रोटी खाने से एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, एनर्जी पोटेंशियल से रिलेटेड है। चार्ज कंडक्टर को देने से कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो यहां से देखिए कितना चार्ज देने पे पोटेंशियल कितना बढ़ रहा है, ये हमारे पास बताता है उस कंडक्टर के कैपेसिटेंस को। जैसे इसको 2 रोटी दिया जाए तो ये जितना मैक्सिमम है ना उसका आधा लेवल पहुंच जाएगा इसका एनर्जी लेवल, और इसको दिया जाए 2 रोटी तो टोटल का 1/4, जितना मैक्सिमम हो सकता है उसका 1/4 बढ़ेगा। तो जो ये Q/V रेशियो है, Q/V रेशियो, ये बताता है कि चार्ज देने से पोटेंशियल कितना बढ़ा। ये रेशियो बताता है कैपेसिटेंस को, कैपेसिटेंस को। इसका मतलब क्या हुआ, इधर देखिए, ज्यादा रोटी देने से, इधर देखो, रोटी सेम रोटी देने से इसका पोटेंशियल ज्यादा बढ़ा और इसका पोटेंशियल कम बढ़ा, तो किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, लॉजिक देख के बताइए, ए का बी का। ए का कैपेसिटेंस, इधर देखिए, आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों भाई, यहां पर रोटी और एनर्जी लेवल से कंपेयर कीजिए। इसको 4 रोटी दीजिए, इसको भी 4 रोटी दीजिए, तो ये फुल्ली चार्ज हायर पोटेंशियल पे, इसका पोटेंशियल उतना नहीं बढ़ेगा। तो कैपेसिटेंस का जो टर्म मैं बोल रहा हूं ये Q/V रेशियो होता है। Q/V रेशियो का मतलब कितना चार्ज देने से उसका कितना चार्ज पर यूनिट वोल्टेज है ना, चार्ज अपॉन वोल्टेज, कितना चार्ज देने से अगले का 1 वोल्ट बढ़ रहा है। इस कंडक्टर को कितना चार्ज दें, इसके पोटेंशियल में कितने का चेंज आए, 1 वोल्ट का, उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। अगर किसी कंडक्टर को चार्ज देने से 10 कूलम चार्ज देने से उसका 1 वोल्ट, उसका बढ़ रहा है 0.1 वोल्ट, और किसी दूसरे कंडक्टर को चार्ज देने से 10 कूलम उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ रहा है, तो किसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। मैं एक एग्जांपल यहाँ दिखा रहा हूँ, रोटी वाले से समझ में आ रहा है तो भी अच्छी बात है। जैसे 2 कंडक्टर ले रहा हूं मैं, कंडक्टर ए कंडक्टर बी, इसको 2 कूलम चार्ज दिया गया, 2 कूलम चार्ज दिए हम लोग, और इसको भी 2 कूलम चार्ज दिया गया, इसको भी 2 कूलम चार्ज दिया गया। ए का पोटेंशियल 2 वोल्ट से बढ़ गया, पहले जितना था उसमें 2 वोल्ट बढ़ गया, और बी का पोटेंशियल 0.5 वोल्ट बढ़ा, 0.5 वोल्ट बढ़ा। तो कौन सा, जो ए और बी में से कौन ज्यादा चार्ज होल्ड करेगा, 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए किसको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा, इसको, इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए इसको 2 कूलम दिए तो 2 वोल्ट बढ़ा, इसको 1 कूलम चार्ज देते तो इसका पोटेंशियल कितना बढ़ जाता, 1 वोल्ट। इसका 2 कूलम चार्ज देने पे पोटेंशियल बढ़ रहा है 0.5 वोल्ट, तो इसको 4 कूलम चार्ज देंगे ना तब इसका पोटेंशियल बढ़ेगा 1 वोल्ट। समझ में आ रहा है। तो कैपेसिटेंस किसका ज्यादा, ए का बी का, बी का। तो अगर जिसके पास, खुद देखिए, अगर 2 लोग हैं, मैंने जो एग्जांपल लिया 4 रोटी 8 रोटी खाने वाले, दोनों को 1-1 रोटी दीजिए तो किसके पोटेंशियल में ज्यादा चेंज आएगा, जो कम खाने वाला है, जिसकी चार्ज हैंडलिंग कैपेसिटी, जिसके रोटी खाने की कैपेसिटी कम है, उसका पोटेंशियल खट से बढ़ जाएगा, दूसरे का पोटेंशियल कम बढ़ेगा। समझ में आ रहा है क्या।
तो जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, और वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना चार्ज देने से 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ रहा है, उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या कैपेसिटेंस का मतलब? कैपेसिटेंस Yes. जाएगा Q बाई V रेशियो, Q बाई V रेशियो, कितना चार्ज देने से कितना पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब चार्ज पर यूनिट वोल्टेज डिफरेंस की बात करें हमारे पास, तो 1 वोल्ट से बढ़ेगा। तो जो Q है, आप देखिए किसी बॉडी को चार्ज दीजिए तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। ये इसका मैथमेटिकल तरीका होगा। चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, उसी तरीके से बढ़ेगा। जब ये हटाएंगे ना तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको क्या लिखते हैं हम लोग, C। इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे, यहाँ पर C क्या है, C है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो C की वैल्यू कितनी, C इक्वल टू Q बाई V, और ये हर बॉडी के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ में आ रहा है क्या? किसी पर्टिकुलर कंडक्टर को आप चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ेंगे। ये रिलेशन सबको समझ में आ रहा है? यहाँ C को बोलते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। किसी को इसमें कोई डाउट? और नॉर्मल मीनिंग समझने का मतलब क्या हुआ, कितना चार्ज देने से उस बॉडी का पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ेगा, वो उसका कैपेसिटेंस होता है। तो ऑब्वियसली जिसका पोटेंशियल कम बढ़ेगा उसको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा, मतलब उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर जिस भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, और जिसका कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होगी उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी, वो कम चार्ज होल्ड कर सकता है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में ना इस भी को समझना जरूरी है। अब ये भी है क्या, भी मैंने बोला इस कंडक्टर का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल जब हम लिखते हैं किसके रेफरेंस में, पोटेंशियल हमेशा किसी पॉइंट के रेफरेंस में ही लिखा जाता है ना। इस क्यू चार्ज को, तो नियम ये होगा कि ये क्यू चार्ज कहां से लाया गया, अगर ये क्यू चार्ज इन्फिनिटी से यहां पर लाया गया तो ये जो नीचे भी है ये है इस बॉडी का पोटेंशियल, और जहां से ये लाया गया था उन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस। समझ में आ रहा है? तो C इक्वल टू Q बाई V में Q हो जाएगा बॉडी के ऊपर कितना चार्ज दिया गया, और V हो जाएगा ये चार्ज कहां से लाके दिया गया, उस पॉइंट और जहां पर भेजा गया उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस। समझ में आ रहा है? अब मैं किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकाल के आपको बता दे रहा हूं किस तरीके से चीजें निकल के आएंगी। अब किन किन फैक्टर्स पर, मैथमेटिकली भी समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ जो भी है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, न्यूमेरिकल में भी समझ में आ जाएगा। किसी कंडक्टर का हम लोग कैपेसिटेंस निकाल के देखते हैं, एक कोई आइसोलेटेड कंडक्टर का, और देखते हैं इसका कैपेसिटेंस कितना आता है और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए ये कोई स्फीयर है, स्फीयर इसलिए ले रहा हूं मैं बिकॉज इसका हमें पता है। एक एग्जांपल के लिए एक स्फीयर लिया गया, ये कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, r है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर। इसको Q चार्ज दिया गया, कितना चार्ज दिया गया, Q। तो क्या ये हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये Q चार्ज लेट से कहां से लेके आए हम लोग, इन्फिनिटी से लाके इस बॉडी पे रखा गया। कहां से तोड़ के लाया गया, इन्फिनिटी से Q चार्ज को उठा के कंडक्टर के ऊपर रखा गया। तो इस कंडक्टर के सरफेस का पोटेंशियल कितना, इसका पोटेंशियल कितना, KQ बाई R। तो किसी कंडक्टर का पोटेंशियल KQ बाई R हम लोग बोलते हैं, इसमें कुछ चीजें छुपी होती हैं। क्या छुपा होता है, KQ बाई R इसके सरफेस का पोटेंशियल होगा किसके रेस्पेक्ट में, इन्फिनिटी को। अगर इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 मानेंगे तो। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो इसका अगर Yes. हम लोग कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस को C से लिखते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर
कंडक्टिंग स्फेयर, इस स्फेयर का अगर हम लोग कैपेसिटेंस निकालें, C इक्वल टू क्या पढ़ाया गया अभी, Q बाई V, जहां V क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कहां कहां का, जहां से लाया गया और जिस पे लाया गया, जहां लाया गया उसका माइनस जहां से लाया गया, तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ऑफ सरफेस माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी। समझ में आ रहा है ये पॉइंट। अच्छा, तो ये है कितना यहाँ पर, Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, ये लिखिए, फिर ये लिखिए बात की कितनी वैल्यू, के क्यू बाई आर। किसी को कोई दिक्कत, सी की वैल्यू यही थी यहाँ पर, क्यू क्यू का टर्म कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, आर अपॉन के। अच्छा, के की वैल्यू लिखे, के कितना होता है, 1/4 पाई नॉट। तब जब अगल बगल क्या है, एयर है, और अगर कोई दूसरा मीडियम होता तो यहाँ पर क्या लिखते, एप्सिलॉन लिखते, यानी कि एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अभी के लिए इतना ही लिख रहा है, तो ये टर्म ऊपर चला जाएगा, कितनी वैल्यू आएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये जो कंडक्टर है, अकेला कंडक्टर, एक स्फीयर लिया, कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज क्यू दिया, तो इसका कैपेसिटेंस कितना निकल के आया, कैपेसिटेंस कितना निकल के आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ आर क्या इसके डायमेंशन को बता रहा है, शेप को। हम लोगों ने शुरू में यही दिखा था ना, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटेंस को बोलते हैं, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो शेप पे ये आर क्या बताएगा, शेप पे। जितना ज्यादा यहाँ पर देखिए क्लियरली, आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, क्या इसके चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और यहाँ पर ये क्या बता रहा है, मीडियम को, मीडियम कैसा है। अच्छा, अगल बगल का मीडियम एयर नहीं होके कोई मीडियम होता, अगर किसी मीडियम में रखा गया होता, तो यहां पर क्या लिखा गया होता, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू कितनी आती है उस केस में, 4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। समझ में आ रहा है क्या, इन ए मीडियम, मतलब दूसरे मीडियम में रख देंगे तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज्यादा ही होती है। जब इसी कंडक्टर को एयर में रखेंगे तब इसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, और जब इस कंडक्टर को किसी मीडियम में रखेंगे तब इसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी क्या अब ज्यादा हो गई है। तो ये मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। तो किसी भी कंडक्टर का हमारे पास कैपेसिटेंस उसके शेप पे और अगल बगल के मीडियम पे डिपेंड करेगा। अच्छा, अब एक चीज और बताइए, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वाला टर्म है, इसकी वैल्यू ये छोटा है बड़ा है, इसकी वैल्यू सब लोगों को पता होगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, के तो होता ही है, वैल्यू बताइए, 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9 पढ़ाया गया है सब। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, 1/9 इंटू 10⁻9, ये टर्म ऊपर जाएगा तो ये आ गया 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई 9। ये वाला वैल्यू बड़ा आ रहा छोटा आ रहा, ये वैल्यू बड़ी है छोटी है, छोटी वैल्यू है। यानी कि जो एक आइसोलेटेड कंडक्टर अगर है, तो अकेले किसी आइसोलेटेड कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है, कम है ज्यादा है, कम है। कम है। और ये कम क्यों है, इसका लॉजिक भी समझते हैं, और इसको बढ़ाएंगे कैसे वो भी देखेंगे हम लोग। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना अभी, किसी को कोई नो डाउट, सर। ठीक है। क्यों ज्यादा है कम है इसकी बात करते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था, किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है, शेप मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। अकेले आइसोलेटेड कंडक्टर का क्यों कैपेसिटेंस कम आ रहा है, इसकी बात देखिए। इस पे जो चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक फैली होगी, ये इसके पास एनर्जी है, और एनर्जी कहां से कहां तक फैली हुई है,
सरफेस इन्फिनिटी तक। सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये एनर्जी, अब जो मैंने शुरू में एग्जांपल आपको बताया था उसके हिसाब से इसके पास जो एनर्जी है वो एनर्जी कंसाइज है, कन्फाइंड है कि बिल्कुल बिखरी हुई है? कंसंट्रेटेड है। एनर्जी देखिए, सरफेस से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कहां से कहां तक, इस पे चार्ज देने पे चार्ज फैल गए सरफेसेस के ऊपर, जिसकी